सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देख रहे हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, वो भी आदिकाल के विषय में किस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो ये देखिए, भाग 3 है आज हमारा आदिकाल के विषय में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न, भाग 3। तो 2 भागों में भी हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जब चैनल पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये वीडियो क्लासेज आपको मिल जाएंगी। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 62 नंबर देखिए, 61 तक हमने भाग 2 में देख लिए थे क्वेश्चन और ये हमारा 62वां क्वेश्चन। क्या है प्रश्न? ये प्रदत्त विकल्पों में से आदिकाल को, आज देखिए नामकरण से संबंधित क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सबसे पहले प्रदत्त विकल्पों में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए है मिस्र बंधु, एक ऑप्शन है मिस्र बंधु, ऑप्शन 2 है रामशंकर शुक्ल रसाल, 3 नंबर ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन और 4 नंबर है राहुल सांकृत्यायन। तो क्या आदिकाल को चारण काल नाम इन चारों विद्वानों में से किसने दिया था? तो आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं कि आदिकाल को जो चारण काल की संज्ञा दी थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रदत्त विकल्पों में से अगर यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा होता और संधि और चारण काल होता तो वो भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं होने चाहिए थे। तो इनमें से एक ही आएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या संज्ञा दी थी? 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक के जो काल है और पहला अध्याय इनके पुस्तक का वो उन्होंने चारण काल युग जो इन्होंने रखा, पहला चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन इसका आंसर होगा। तो चलिए देखिए, आदिकाल को चारण काल नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया। चारण काल की समय सीमा 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। 3 नंबर ऑप्शन सही है। 63वां हमारा क्वेश्चन, 63वां हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को, पहला काल जो है हिंदी साहित्य का, वीर गाथा काल नाम दिया? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? बिल्कुल आसान। तो आप इसका आंसर लगाइए, मैं आपको बताता हूँ उत्तर इसका। ऑप्शन बी, वीर गाथा काल नाम देने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। किसने दिया वीर गाथा काल नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 12 पुस्तकों के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे देखिए, 64वां हमारा क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर मोहन अवस्थी, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो किसने आदिकाल को आधार काल कहा है? तो देखिए, आपने इसका उत्तर लगा दिया होगा, या लगाइए पॉज करके, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। आदिकाल को आधार काल नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल संधि काल जोड़ा। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। मोहन अवस्थी ने नाम दिया आधार काल। अच्छा, डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन दोनों ने ही नाम दिया आधार काल। आदिकाल को आधार काल, हिंदी साहित्य का आधार
65वां हमारा क्वेश्चन देखिए अगला। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, बी राहुल सांकृत्यायन, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने वीर काल नाम दिया आदिकाल को? चारों विद्वानों में से। तो देखिए उत्तर देखते हैं इसका। किसने दिया वीर काल नाम? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी। देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हिंदी साहित्य का अतीत, और इस अतीत के थे 2 खंड। इसमें उन्होंने आदिकाल को नाम दिया वीर काल। शुक्ल जी की तर्ज पे है, उनका वीर गाथा काल है और इन्होंने वीर काल नाम दे दिया, कोई अंतर नहीं है। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, पता है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन, देखिए आदिकाल को वीरकाल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। हिंदी साहित्य का अतीत नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा, और 2 खंड थे जिसके अन्य की हम बात नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन आते रहेंगे उसी हिसाब से बात करेंगे। देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? यहाँ देखिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये देखिए कितनी बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, मैंने यहाँ लिखा भी है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? 66वां हमारा क्वेश्चन है, और 1 नंबर है राहुल सांकृत्यायन, 2 नंबर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 3 नंबर ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी और 4 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया? तो आप लगाइए इसका आंसर, मैं आपको बताता हूँ। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन 1 होगा राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया नहीं था, फिर आगे वाले का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। बाकी हमारा रिवीजन भी इससे हो जाएगा। अगला हमारा 67वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, ये मैं भूल जाता हूं इन्हें मिटाना। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य भागीरथ मिश्र। किसने इन चारों विद्वानों में से बीजवपन काल नाम किसने दिया था आदिकाल को? तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन सी होगा इसमें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम देते हैं बीजवपन काल, बीज रूप में उदय हिंदी साहित्य का, और इसीलिए बीजवपन काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल और रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम जो है आदिकाल को दिया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया। 68वां हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल, हम आदिकाल कहते हैं, सर्वमान्य नाम है। आदिकाल जो है वो सर्वमान्य नाम है। तो प्रारंभिक काल जो हिंदी साहित्य का प्रथम काल है उसका नाम आदिकाल। ये नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने और वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किसने इनमें से आदिकाल, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया? तो उत्तर आपने लगा लिया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, और आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, और ये देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है।
द्विवेदी जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो आपने लिखा 1952 में, उसमें यह नाम जो है दिया है। इन्होंने 3 ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। 69वां हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन ए वीर गाथा काल, बी गद्य काल, सी चारण काल और डी सिद्ध सामंत काल। बिल्कुल आसान है और आपने उत्तर लगा भी दिया होगा। 4 काल दिए गए हैं, चारों कालों में से कौन सा नाम जो है वो आदिकाल के लिए विद्वानों ने नहीं जो है दिया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गद्य काल। ये आधुनिक काल के अंतर्गत, इससे आधुनिक काल को जो है गद्य काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर गाथा काल नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया। चारण काल ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वर्मा जी ने चारण से आगे संधि काल भी जोड़ा और उसमें अपभ्रंश की रचनाएं समेटी। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने दिया। गद्य काल आदिकाल का नाम बिल्कुल नहीं है। 70वां हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी कि प्रारंभिक काल, प्रथम काल जहां से हिंदी साहित्य का आरंभ होता है, आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विषय में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आरपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 इसके अंदर प्रारंभिक काल और संधि काल, क्या ये नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है? ऑप्शन 2 आदिकाल वीर काल, 3 नंबर सिद्ध सामंत काल और 4 नंबर संधि एवं चारण काल। कौन सा नाम आदिकाल के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है? तो आपको बिल्कुल पता है और मैं उत्तर बता रहा हूं इसका, ऑप्शन 4 संधि एवं चारण काल। यहां अगर बात करें हम अकेला चारण काल पूछा जाए तो वो ग्रियर्सन ने दिया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त, संधि काल और चारण काल तो मिलाकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यहाँ पर मैंने एक गलती की। चलो 71वां क्वेश्चन देखिए। 71वां क्वेश्चन क्या है? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? मैंने अभी पीछे गलती यही की कि आपको बताया। तो ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ एक गड़बड़ हो गई आपके इस क्वेश्चन में। अब इसमें जो प्रारंभिक काल नाम दिया था वो दिया था आपके गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। यहाँ उत्तर जो है बी हो सकता है मिश्र बंधु, लेकिन मिश्र बंधुओं ने जो है आरंभिक काल नाम दिया था और उन्होंने, हमने कल देखा भी था, 2 भागों में विभाजित किया आरंभिक काल नाम देकर, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। इन 2 भागों में पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल में आरंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया, लेकिन यहाँ गणपति चंद्र गुप्त जो है ऑप्शन में इन्होंने दिया नहीं है। 71वां क्वेश्चन है तो आप इसका देखिए। तो मिश्र बंधु ये क्वेश्चन ही गलत बन रहा है। यहाँ देखिए प्रारंभिक काल जो है गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया था। देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था, आदि काल को प्रारंभिक काल और शून्य काल 2 नाम दिए थे इन्होंने। शून्य काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया और आरंभिक को फिर 2 भागों में विभाजित किया। ये इन्होंने दिया 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक के काल को
पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक उत्तर धन आरंभिक उत्तरारंभिक, पूर्व धन आरंभिक पूर्वारंभिक। तो आगे चलिए 72वां हमारा क्वेश्चन देखिए। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में इतिहासकार है और सूची 2 में नामकरण है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक काल बिल्कुल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। आप कहें तो मैं उनके ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसमें से आपको भेज सकता हूँ फोटो लेके। मिस्र बंधुओं ने दिया आरंभिक काल, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। सूची 1 इतिहासकार, सूची 2 नामकरण। देखिए अब यहाँ पे इतिहासकारों के नाम है और क्या क्या नाम दिए हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी मिस्र बंधु और ये नाम। अब मैं सीधा आपको सुमेलित करके बता देता हूँ, आप पॉज करके उत्तर लगा सकते हैं, अपना परीक्षण खुद कर सकते हैं। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बिल्कुल आसान है वैसे तो, 2 नंबर वीर गाथा काल नाम दिया है। तो कहाँ पे है, ए में 2, देखिए 1 ही आ रहा है, 1 में ही 2 है, डी ऑप्शन में। तो उत्तर पहले ही ऑप्शन में आपको पकड़ में आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल 4, बी का 4, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, सी का 3, मिस्र बंधु प्रारंभिक काल। तो यहाँ भी मिस्र बंधुओं को कहा कि प्रारंभिक काल नाम दे दिया, लेकिन चलो ये ऑप्शन करना है आपको तो ये कीजिए। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा शुद्ध नहीं है। ऑप्शन ए विजबप्पन काल, मिस्र बंधु, सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन, सी संधि काल एवं चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए बीजवपन काल नाम किसने दिया, मिस्र बंधुओं ने बिल्कुल नहीं दिया, ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो बीजवपन काल नाम किसने दिया आदिकाल को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सिद्ध सामंत काल ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अशुद्ध युग्म जो है वो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन ए ग्रियर्सन चारण काल, ऑप्शन 2 राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, 3 नंबर ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल और 4 नंबर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संधि काल। बिल्कुल आसान है, तो मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, बिल्कुल सही। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, सही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संधि काल नाम बिल्कुल नहीं दिया, वीर काल नाम दिया। संधि काल और चारण काल नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। 75वां हमारा क्वेश्चन देखिए, साधारणतः कथन है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन 1 है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा और 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो ईस्वी की 10वीं सदी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। किसने कहा यह कथन, तो मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। ऑप्शन होगा 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। अब हम क्वेश्चन हमने देख लिए लगभग।
देख लेते हैं। आदिकाल का नामकरण विद्वानों के अनुसार क्या क्या नाम विद्वानों ने दिया है, तो इनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ग्रियर्सन, बिल्कुल देखिए, ग्रियर्सन काल विभाजन करने वाले पहले साहित्य इतिहासकार विद्वान हुए। ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया आदिकाल को। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल और दो भागों में विभाजित किया, आपको पता ही है। पहले जो क्लास है प्रश्नों से संबंधित उसमें हमने देखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल नाम देते हैं आदिकाल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को, आदिकाल नाम जो दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रारंभिक काल या शून्य काल नाम दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदिकाल को नाम देते हैं अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विनय मोहन पांडे अपभ्रंश काल। डॉक्टर बच्चन सिंह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम देते हैं आदिकाल को। ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल, संक्रांति काल नाम दिया राम प्रसाद मिश्र ने। श्याम सुंदर दास वीर काल अपभ्रंश काल जैसे नाम देते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल शून्य काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल पुरानी हिंदी का काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विनय मोहन पांडे अपभ्रंश काल, डॉक्टर बच्चन सिंह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल और श्याम सुंदर दास वीर काल। आगे और देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, राम शंकर शुक्ल रसाल हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का काल, अंधकाल काल नाम भी देते हैं, जय काव्य काल भी नाम देते हैं। राम शंकर शुक्ल रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी वाला। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल, देखिए अंधकाल नाम देते हैं राम शंकर शुक्ल रसाल, जय काव्य काल नाम भी देते हैं और बाल्यावस्था का काल। और वासुदेव सिंह, लेकिन पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जो है अंधकार काल नाम देते हैं। वासुदेव सिंह उद्भव काल, शैलेश जैदी आविर्भाव काल नाम आदिकाल को देते हैं। राम खिलावन पांडे व हरीश चंद्र वर्मा संक्रमण काल नाम दिया आदिकाल को। सुमन राजे व मोहन अवस्थी आधार काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल, ये देखिए आधार काल नाम सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने दिया। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, विजेंद्र स्नातक ने वीर प्रशस्ति का युग, शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल नाम जो है आदिकाल को दिया। तो विभिन्न विद्वानों के जो आदिकाल के नाम से संबंधित आपसे अगर कोई प्रश्न आगे आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए तो ये महत्वपूर्ण नामकरण दिए गए हैं। तो इनका सबका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। 76वां हमारा क्वेश्चन, ये 75 नंबर है क्या? 75, ठीक है। 76वां हमारा क्वेश्चन, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। प्रवृत्ति आधारित नामकरण, प्रवृत्ति के आधार पर देखिए, 1 नंबर भक्ति काल, ऑप्शन 1 भक्ति काल, 2 रीति काल, 3 भारतेंदु काल और 4 पुनर्जागरण काल। इनमें से कौन सा नामकरण ऐसा है जो प्रवृत्ति के आधार पर नहीं किया गया है? तो आप इसका उत्तर लगाइए। मैं आपको बताता हूं कि इसमें ऑप्शन है 3 नंबर भारतेंदु काल। भारतेंदु काल जो नामकरण है वो किया गया है साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर हम जो है आधुनिक काल के प्रथम कालखंड को भारतेंदु काल नाम देते हैं। वैसे इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान भी कहा है। भक्ति काल जो है वो एक प्रवृत्ति आधारित नामकरण है। भक्ति की प्रवृत्ति थी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो आंदोलन के रूप में देखें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति का आधार भक्ति काल, और पुनर्जागरण काल के साथ भी यही है। जो
राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन की प्रवृत्ति जो रही, पुनर्जागरण काल नाम भी उसी के हिसाब से। रीतिकाल में रीति प्रवृत्ति प्रधान थी, तो रीतिकाल भी प्रवृत्ति के आधार पर, साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर है रीतिकाल, साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, और ये राष्ट्रीय और सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार पर, और ये जो है जागरण की प्रवृत्ति थी, तो उसी के आधार पर पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल जो है वो प्रवृत्ति के आधार पर नहीं है, वो साहित्य नेता और उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर किया गया काल नामकरण है। 77वां हमारा क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाओं में से नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने कुछ रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया हिंदी साहित्य के पहले काल को। वो 12 रचनाएं उन्होंने ली और कहा कि इन 12 रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीर गाथा काल रख सकते हैं। अब उन रचनाओं में से सम्मिलित रचना नहीं है, उनमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 है विजयपाल रासो, 2 पौम चरियू, 3 नंबर है खुमान रासो और 4 नंबर कीर्ति लता। तो कौन सी रचना जो है वीर गाथा काल जो नामकरण है उसमें सम्मिलित रचनाओं में से नहीं है? तो मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ। 77 नंबर हमारा प्रश्न है और उत्तर होगा इसका ऑप्शन 2 पौम चरियू। अपभ्रंश की रचना है, शंभू ने रची है। तो बाकी जो तीनों रचनाएं विजयपाल रासो, खुमान रासो, कीर्ति लता को शुक्ल जी ने नामकरण जो वीर गाथा काल नाम दिया 12 पुस्तकों के आधार पर उनमें सम्मिलित किया है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन। शुक्ल जी ने 78वां हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल, ये 12 रचनाएं कौन सी हैं वो आगे हम देख लेंगे, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। नामकरण जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया उनमें 12 ग्रंथों में शामिल रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 है हमीर रासो, 2 है बिसलदेव रासो, 3 परमाल रासो और 4 राउल वेल। चारों रचनाएं आदिकाल की, और कौन सी रचना जो है आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी है उसमें शामिल नहीं है। तो मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 राउल वेल जो है। जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को शुक्ल जी वीर गाथा काल नाम देते हैं उन ग्रंथों में राउल वेल रचना नहीं है। 12 रचनाएं वो हैं, उनमें राउल वेल नहीं है। अमीर रासो है, बिसलदेव रासो है, परमाल रासो है और विजयपाल रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता भी है, लेकिन राउल वेल नहीं है। यहाँ पौमचरियू भी नहीं है। तो ऑप्शन होगा 4। 78 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा 4 ऑप्शन। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम उपयुक्त माना है और साथ ही कहा कि कोई इसे आदिकाल कहना चाहे तो कह सकता है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य की प्रवृत्ति वीर गाथात्मक और 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। ये 12 ग्रंथ हैं, निम्नलिखित ग्रंथ हैं ये 12 ग्रंथ, जिनके आधार पर शुक्ल जी ने कहा कि ये 12 ग्रंथ इस काल में मिले हैं। तो साहित्यिक प्रवृत्ति जो है वीर गाथात्मक है और वीर गाथा काल इसका नाम होना चाहिए। 1 नंबर रचना हमीर रासो, 2 नंबर विजयपाल रासो, 12 रचनाएं हैं ये, 3 नंबर कीर्तिलता और 4 कीर्ति पताका। ये दोनों रचनाएं अवहट्ट की विद्यापति ने लिखी और ये दोनों रचनाएं अपभ्रंश की। तो यहां देखिए, हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, 4 रचनाएं तो ये। और उसके बाद देखिए 5 नंबर खुमान रासो, 6 नंबर बिसलदेव रासो, 7 नंबर पृथ्वीराज रासो,
8 नंबर जयचंद प्रकाश। 9 नंबर रचना जय मयंक जस चंद्रिका। 10 नंबर परमाल रासो, आला का मूल रूप जो है वह। 11 खुसरो की पहेलियां और 12 विद्यापति पदावली। अब इन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया आदिकाल को। लेकिन इनमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इनमें ये 4 रचनाएं जो हैं, प्रथम 4 रचनाएं, यहां मैं लिख देता हूं, प्रथम 4 रचनाएं शुक्ल जी ने साहित्यिक मानी है, साहित्यिक रचनाएं मानी हैं। और इसके अलावा जो ये है अंतिम 8 रचनाएं खुमान रासों से विद्यापति पदावली तक, ये 8 रचनाएं शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य की मानी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्यिक रचनाओं में से कौन सी है और देश भाषा काव्य की रचना कौन सी मानी है। 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया, 4 साहित्यिक और 8 देश भाषा की यानी कि हिंदी की। साहित्यिक जो हैं वो अपभ्रंश की और अवहट की हैं। हमीर रासो सारंगधर लिखते हैं, विजयपाल रासो नल सिंह, कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति, खुमान रासो दलपति विजय और विशलदेव रासो नरपति नाहलय, पृथ्वीराज चंद जयचंद प्रकाश, भटकेदार जयमेघ जस चंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो जगनीक, खुसरो की पहेलियां खुसरो और विद्यापति पदावली तो विद्यापति ने लिखी ही है। आगे चलिए 69 नंबर हमारा क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, अब हम प्रथम कवि पर आ गए हैं। देखिए प्रथम कवि है, हिंदी का प्रथम कवि, बहुत बार 20 बार पूछा गया जो प्रश्न है ये। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है भाई? 1 नंबर ऑप्शन पुष्य, 2 नंबर शालिभद्र सूरी, 3 नंबर सरहपा, 4 नंबर देवसेन। इनमें से कौन राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जो है वो ठहरता है? तो बहुत ही आसान है, मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, इसका ऑप्शन होगा 3 सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि 84 सिद्धों में पहले सिद्ध सरहपा और हिंदी के प्रथम कवि। आगे चलिए। अच्छा ये तो है पेपर, ये जो मैंने डाउनलोड किए थे कई, ये रह गया बीच में। 80वां हमारा क्वेश्चन देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया फिर से, प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन 1 पुष्य, 2 शालिभद्र सूरी, एग्जाम अलग है ये, दूसरे पेपर में पूछा गया। 4 नंबर सरहपा, ये देखिए यहाँ पे सरहपा 3 नंबर में है। चलो कोई बात नहीं, आ गया है तो हल करते हैं। ऑप्शन 4 ही होगा, सरहपा है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा कि ऐसे पहले तो पूछा राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, यहाँ पूछ लिया गया है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। मुझे पता था आपको क्वेश्चन उत्तर तो इसका पता ही है, लेकिन मैंने तो फॉर्मेट दिखाया कैसे पूछे जाते हैं। 3 नंबर राहुल सांकृत्यायन ने माना। आगे चलिए, हिंदी का प्रथम कवि, अब ये क्वेश्चन देखिए कॉमन क्वेश्चन है इसलिए रखा गया है इसे, हिंदी का प्रथम कवि। वहां तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना, विद्वान का मानना एक अलग विषय है, लेकिन सर्वमान्य हिंदी का कवि जो है वो कौन है? तो ऑप्शन ए सरहपा, बी सबरपा, सी देवसेन, डी कबीर। तो हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन ए सरहपा। यह बात अलग है कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना और उसी पर सारे विद्वान सहमत हुए। लेकिन आपसे एक ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम कवि, तो वो सिद्ध सरहपा। आगे देखिए, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि,
ऑप्शन ए कबीर, बी सूरदास, सी सरहपा, डी विद्यापति। तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि ऑप्शन सी सरहपाद यानी कि सरहपा। सरह पा तो आदर सूचक शब्द लगाते थे सिद्ध, सरह नाम है, सरहपा, सरहपाद, राहुल वज्र, जो भी आप कहें। 83 नंबर हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा सबसे प्राचीन बौद्ध सिद्ध है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना, अन्य विद्वानों ने भी। और हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना? सरहपा को। और सर्वमान्य अधिकांश विद्वानों ने भी माना। सरहपा मगध के निवासी थे, जाति के ब्राह्मण थे। महाराज धर्मपाल जिनका जीवन काल था 769 से 809 ईस्वी के समकालीन शासनकाल था, उनके समकालीन ये थे। सरहपा के 29 नामों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख नाम सरोरूपाद, सरोरु वज्र, पदम वज्र, सराज वज्र, सरोज भद्र आदि। पहले कवि है तो थोड़ा इनका मैं बता दूं आपको। बौद्धों की परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र कहा जाता है। वज्र यानी होने के कारण सरोज वज्र कहा जाता है। किसी सर तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया, इसलिए सरहपा नाम से प्रसिद्ध हुए। सरहपा पहले कवि हैं और इसीलिए हमने सरहपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ जान ली। अगला हमारा प्रश्न देखिए, 84 नंबर हमारा प्रश्न है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ऑप्शन 1 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 नंबर ऑप्शन श्याम सुंदर दास, 4 नंबर शिव सिंह सेंगर। तो किसने माना पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि? आप आंसर लगाइए, मैं इसका उत्तर बता रहा हूं आपको। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज रचा इन्होंने। शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ है, 1883 इसका रचना काल है। उसमें शिव सिंह सेंगर ने कहा कि पुष्य या पुण्य जो है वो हिंदी का प्रथम कवि है। 85वां हमारा क्वेश्चन देखिए, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी जो है डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? किस विद्वान ने जिस तरह से राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना, उसी तरह शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? 4 ऑप्शन आप आंसर लगाइए, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता को जैन कवि हैं। 1184 से हिंदी साहित्य का आरंभ माना, प्रारंभिक काल नाम दिया और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। 86वां हमारा प्रश्न देखिए, शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी राहुल सांकृत्यायन। किसने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। शंभू को पहला कवि मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखते हैं। उसमें उन्होंने जो है हिंदी की आरंभिक सीमा स्वीकार की है। क्या स्वीकार की है? 750 विक्रमी संवत से,
ये आरंभ मानते हैं हिंदी का। और तो इसमें जो है शंभू आ जाएंगे। शंभू को प्रथम कवि मानकर संधि काल जोड़ दिया चारण काल के आगे। और आप देखिए शंभू अपभ्रंश के पहले कवि हैं। आगे चलिए 87वां हमारा प्रश्न है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। इतिहासकारों के नाम हैं, इधर कवियों के नाम हैं, किसने किसको पहला कवि माना यही हमें सुमेलित करना है। ए है शिव सिंह सेंगर, ब है राम कुमार वर्मा, स है राहुल सांकृत्यायन और द है गणपति चंद्र गुप्त। 1 नंबर शंभू, सरहपा, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, पुष्य या पुंड। तो यहाँ पर मिलान शुरू करते हैं, आप पोज करके उत्तर लगा सकते हैं। ए शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने किसे माना तो पुष्य या पुंड को 4 नंबर के साथ। ए 4 2 में है तो अभी हमारा हल नहीं हुआ है। 4 नंबर जो 2 ऑप्शनों में 4 दिया गया है, पहले में और चौथे में, तो शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत अपभ्रंश वाले पुष्य या पुंड को पहला कवि मानते हैं। राम कुमार, यहाँ पुंड भी आ सकता है, एक ही बात है। राम कुमार वर्मा ब किसे माना तो शंभू को माना। 1 नंबर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है हल हो गया है। 4 नंबर ऑप्शन ब का 1। अब इससे आगे आपको अगर नहीं भी पता है तो भी आप हल कर सकते हैं। और देखिए राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना सरहपा को, सर्वमान्य भी है तो स का 2। गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना तो शालिभद्र सूरी को, द का 3। तो ऑप्शन होगा 4 शिव सिंह सेंगर पुष्यदंत पुष्य या पुंड्र को मानते हैं, राम कुमार वर्मा शंभू, राहुल सांकृत्यायन सरहपा, गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी। आगे चलिए अब हम समस्त विद्वानों के अनुसार सारे विद्वानों ने किसे किसे पहला कवि माना है वो देख लेते हैं। तो विद्वानों के मतानुसार हिंदी का प्रथम कवि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र पुष्पदंत अपभ्रंश वाले वही हैं। ये पुष्य पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठीक है। पहले आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शंभू 8वीं शताब्दी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज 993 ईस्वी संवत 1050 को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर, पुष्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शंभू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजा मुंज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज या भोज को पहला कवि माना 993 ईस्वी 1050 विक्रमी संवत। भोज के चाचा थे मुंज, धाराधिपति भोज के जो चाचा थे वो मुंज थे, उन्हें पहला कवि माना है। मुंज के दोहे भी हमने पढ़े थे। तो आगे देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान 11वीं शताब्दी समय है अब्दुल रहमान का हिंदी का पहला कवि माना है। आपसे पूछा जा सकता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना अब्दुल रहमान। इसे अधैमान भी कहते हैं, अब्दुल रहमान भी कहते हैं। माता प्रसाद गुप्त व जयदेव सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने नहीं माना है मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को। तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और जयदेव सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन ठहरता है गोरखनाथ। तो शुक्ल ने मुंज को, गुलेरी जी ने भी मुंज को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान संदेश रासक वाले और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जयदेव सिंह गोरखनाथ को मानते हैं। आगे देखिए वासुदेव सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जोइंदू योगसार और परमात्म प्रकाश लिखते हैं। अपभ्रंश की रचनाएं हैं। दोहा का प्रारंभ जोइंदू की परमात्म प्रकाश और योगसार से। तो इन जोइंदू को जोइंदू, योगिंदू, योगेंद्र
इसे माना वासुदेव सिंह ने प्रथम कवि। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी इनका समय है। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना भी 1184 में रचित है। हिंदी साहित्य का आरंभ भी गणपति चंद्र गुप्त जो है 1184 ईस्वी से मानते हैं। प्रारंभिक काल नाम दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को 15वीं शताब्दी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखिए, राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा 769 ईस्वी इनका समय है। सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत सभी दृष्टियों से हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। सरहपा 84 सिद्धों में से सबसे पहले सिद्ध माने जाते हैं। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। इनका सर्वमान्य समय जो है 769 ईस्वी है। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न हमारा देखिए, 88 नंबर पर हम आ गए हैं। सिद्धों की संख्या बताई गई है। ऑप्शन 1 है 22, 2 84, 3 52 और 4 108। बिल्कुल आसान प्रश्न है। यहाँ पर सिद्धों की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, आपने लगा दिया होगा आंसर। और 2 नंबर ऑप्शन होगा। सिद्ध जो थे वो 84 थे। अब 89 हमारा क्वेश्चन देखिए, 89वां हमारा क्वेश्चन है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? सिद्ध कितने हैं? 84। और 84 सिद्धों की यह परंपरा किस सिद्ध से आरंभ होती है? ऑप्शन ए नारोपा, बी लुहीपा, सी सरहपा, डी सबरिप्पा। अब ये यहाँ पे सबरपा भी हो सकता है, तो ये नाम में थोड़ा बहुत जो है फर्क मिलता है सभी इतिहासकारों की। तो 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन सी सरहपा से 84 सिद्धों की जो परंपरा है वो आरंभ होती है, क्योंकि ये पहले सिद्ध हैं। पहले सिद्ध सरहपा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? ऑप्शन ए नारोपा। नारोपा अंतिम सिद्ध है। बी सरहपा, सी गोरक्षपा, डी लूहिया। तो बिल्कुल आसान ऑप्शन उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी सरहपा। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने और पहले सिद्ध है। गोरक्षपा नाथ पंथ में आते हैं और नारोपा जो है वो अंतिम सिद्ध ठहरते हैं। यहाँ देखिए, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा, सिद्धों में प्रथम कवि सरहपा, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय 769 ईस्वी। बाबू गुलाब राय तथा डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इसका समर्थन किया है समय। चलिए आगे 91 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? सिद्धों में महिलाएं थी, महिलाओं को योगिनियां कहा जाता था। इनमें से सिद्ध परंपरा की योगिनी का नाम नहीं है, योगी है। देखिए, पुतलिप्पा, बी मणिभद्रपा, सी कणकलापा, डी लक्ष्मीकारा। इनमें से कौन एक जो है महिला सिद्ध नहीं है, यानी कि योगिनी नहीं है? तो उत्तर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर इसका होगा अपने 91 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा नाम सिद्ध परंपरा में योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो पुतलिप्पा। पुतलिप्पा योगिनी नहीं है, यानी कि महिला सिद्ध नहीं है। देखिए, 84 सिद्धों में 4 योगिनियां यानी कि महिलाएं थी। 1 नंबर मणिभद्रा, 2 मेखलापा, 3 कणकलापा और 4 लक्ष्मीकारा। बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, कई बार इनसे क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। मैंने एक ही लिया है क्योंकि ये 4 ही तो नाम है, ये आपको याद करने हैं। यहाँ मणिभद्रपा आ गया, कणकलापा आ गया, लक्ष्मीकारा मेखलापा नहीं है। यहाँ पुतलिप्पा है तो मेखलापा भी एक योगिनी है, ये पुतलिप्पा इसमें नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा।
92 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? किस साहित्य से संबद्ध है सरहपा लुईपा? आपको उत्तर पता है। ऑप्शन ए रासो साहित्य, बी जैन साहित्य, सी सिद्ध साहित्य और डी लौकिक साहित्य। तो सरहपा और लुईपा का किससे है? तो उत्तर देखिए, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य से संबंधित है सरहपा और सिद्ध लुईपा। सरहपा, सबरपा, लुईपा। देखिए यहाँ पे क्रम भी पूछा जा सकता है। प्रमुख सिद्ध कवि, कवि तो 84 सिद्ध हैं। सिद्धों के नाम तो 84 दिए हैं विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में, अलग अलग थोड़े बहुत हेर फेर के साथ, लेकिन प्रमुख सिद्ध जो हमें याद रखने हैं क्रम से, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है। नेट एग्जाम के यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं लिए हैं, अगर नेट के लेते तो उनमें क्रम भी हैं। नेट के हम बाद में हल करेंगे सारे नेट पेपर। तो प्रमुख सिद्ध कवियों का गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर क्रम, 1 नंबर गुरु शिष्य परंपरा है, यहाँ पे काल क्रम के अनुसार नहीं है। 1 नंबर सरहपा 769 ईस्वी, सबरपा 780 ईस्वी, लुईपा 773 ईस्वी, कणहपा 820 ईस्वी और 5 नंबर है डोंबिपा 840। ये 4 सिद्ध, तो 5 नाम तो आपको बिल्कुल क्रम से, ये तो गुरु शिष्य परंपरा है। अब देखिए सरहपा, सबरपा, लुईपा, कणहपा, डोंबिपा। अब हम देखते हैं आगे। देखिए प्रमुख सिद्ध कवियों का क्रम जन्म के आधार पर, यहाँ और वहाँ फर्क इतना है कि यहाँ लुईपा ऊपर आ गए हैं। लुईपा सबरपा के शिष्य रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो लुईपा का जन्म पहले हुआ है और सबरपा का जन्म जो है वो बाद में हुआ है। तो सबरपा, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा हम देख रहे हैं उसमें सबरपा लुईपा के गुरु है तो पहले आ गए। सरहपा के शिष्य सबरपा, सबरपा के शिष्य लुईपा। तो सरहपा, सबरपा, लुईपा, कणहपा, डोंबिपा, ये तो जन्म और क्रम दोनों से ही, इनसे बाद में ही आएंगे। सरहपा पहले है ही, तो इन दो में परिवर्तन होगा केवल। अब यहाँ पे आपने ज़्यादातर ये मोस्ट होगा, सरहपा, सबरपा, लुईपा, कणहपा और डोंबिपा। आगे देखिए प्रमुख सिद्ध कवियों का क्रम जन्म के आधार पर, यहाँ लुईपा का जन्म पहले हुआ है 773 ईस्वी, तो पहले रख दिए गए हैं सरहपा, लुईपा, सबरपा, कणहपा, डोंबिपा। ये इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन कई बार उलझाने के लिए पूछ लिया जाए तो देखिए ध्यान में ये बात आपको रहनी चाहिए। चलिए इसका क्रमांक कहाँ गया, 93 नंबर हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? अब 84 सिद्धों में कौन नहीं है? विरूपा, ऑप्शन ए, बी कणहपा, सी सारंगधर और डी कुकुरिप्पा। तो कौन नहीं है सिद्धों में? आपको क्वेश्चन देखते ही अंदाजा लग गया है, तो मैं देखिए उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी सारंगधर। सारंगधर हमीर रासो वाले, वो इसमें नहीं है। विरूपा सिद्ध है, कणहपा सिद्ध है, कुकुरिप्पा सिद्ध है। अब यहाँ पर हमने नाम देखे थे, उनमें कणहपा नाम तो आ गया, लेकिन कुकुरिप्पा और विरूपा रह गए। तो हमें कुछ सिद्धों के नाम और जो है वो ज्ञात होने चाहिए। देखिए सिद्धों की संख्या, सिद्धों के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर, जिसे लिखा ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गद्य रचना है, और उस वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, परंतु वास्तव में संख्या 76 या 78 से अधिक नहीं है, लेकिन सर्वमान्य तो 84 ही है। ये तो द्विवेदी जी का मत है भी 76 या 78 से अधिक नहीं है। अब देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसमें 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। ये गए तिब्बत, वहाँ से ग्रंथ इकट्ठे करके लाए और हिंदी काव्य धारा में सिद्धों की जो रचनाएं उनका संकलन किया। तो उसमें इन्होंने 84 सिद्धों के नाम दिए हैं, जिनमें 4 योगिनियाँ हैं। 1 नंबर मणिभद्रा, मेघलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा।
राहुल सांकृत्यायन ने बहुत काम किया है सिद्धों पर, इनकी पीएचडी भी सिद्धों पर ही है, तो इनका मत सर्वमान्य हो सकता है। 84 सिद्धों के नाम दिए हैं, 4 योगनियां हैं, मणिभद्रा, मेघलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 84 सिद्ध कवियों में से केवल 14 सिद्ध कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन काव्य द्वारा किया, यानी कि काव्य रचा, और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये कवि हैं सरहपा, सबरपा, भूसुकपा, लुईपा, विरूपा। यहाँ नाम देखिए आ गया, ये 14 का नाम आप थोड़ा ध्यान में रखिए। विरूपा, डोंबिपा, दारिकपा, गुंडरिप्पा, कुकुरिप्पा, कमरिप्पा, कणहप्पा, गोरक्षपा, ये सिद्ध और नाथों दोनों में है। तिल्लोपा और शांतिपा। 14 सिद्ध कवि ऐसे माने 84 सिद्ध कवियों में से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जिन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन काव्य के द्वारा किया, यानी कि कविताएं रची। तो अब हमारा अगला प्रश्न देखिए 93-94। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश, ये चर्या गीत और दोहा कोश बहुत पूछा जाता है भाई सिद्धों के बारे में। चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो बिल्कुल पहले बौद्ध सिद्ध है। चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले हैं ऑप्शन ए सरहपा, बी कणहपा, सी डोंबिपा, डी कमरिप्पा। तो चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। सरहपा पहले सिद्ध हैं, प्रथम हिंदी के कवि हैं। चर्या गीत और दोहा कोश की रचना भी सरहपा ही करते हैं। कड़वक पद्धति के प्रवर्तनकर्ता भी सरहपा, दोहा चौपाई भी सरहपा से चली। चलिए सबसे पहले हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, ये चर्या गीत और दोहा कोश का जो है वो मुद्दा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सिद्ध साहित्य 2 रूपों में प्राप्त होता है। 1 नंबर दोहा कोश और 2 नंबर चर्या पद। अब ये दोहा कोश और चर्या पद क्या हैं? दोहा कोश दोहा छंद में एवं स्थान स्थान पर चतुष्पदियों की शैली में रचित हैं। सरहपा, कणहपा, तिल्लोपा इत्यादि सिद्धों की रचनाएं दोहा कोश में प्राप्त होती हैं ज्यादातर। अब देखिए चर्या पद क्या है? गेय हैं, गाए जाने योग्य हैं, जो विभिन्न राग रागनियों में गाए जाते हैं। गाए तो दोहा कोश भी जाते हैं। चर्या का अर्थ है चरित या देन दिन कार्यक्रम का व्यवहारिक रूप। चर्या ऐचर्या, तो चर्या जो आचार व्यवहार से संबंधित, चरित जो देन दिन कार्यक्रम है। आगे देखिए थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। दोहा कोशों के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या पदों की भी रचनाएं की हैं। ये एक प्रकार के गीत होते हैं दोनों, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाए जाते हैं। दोहा कोश भी और चर्या पद भी। इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाते थे। सिद्ध थे, आचार्य थे, तो वो सिद्धाचार्य इन गीतों के लेखक हो गए। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत जिसके अज्ञान का प्रक्षालन हो चुका हो, अज्ञान मिट गया हो जिसका। कुछ चर्याकार योगीश्वर और कुछ अवधूत जिसके ज्ञान का प्रक्षालन हो चुका हो कहे जाते थे। आगे देखिए, दोहा कोशों में मतों का खंडन मंडन होता है, तो चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना का। दोहा कोशों में क्या है पूछ लिया जाए तो महत्वपूर्ण है मतों का खंडन मंडन। सिद्धों के किस रचनाओं में खंडन मंडन मिलता है विभिन्न मतों का, तो वो है दोहा कोशों में, और उनकी रहस्य भावनाएं अनुभूतियां उनसे संबंधित है चर्या पद। ये चर्याएं देखिए संधा भाषा, सिद्धों की भाषा संधा भाषा। ये चर्याएं संधा भाषा के दृष्टकूट पदों में, दृष्टकूट जिनका दूहरे अर्थ लिए हुए होते हैं, जो पद जो हर किसी के समझ में नहीं आते, आचार्यत्व वाले विद्वान लोग ही समझ सकते हैं।
दृष्टकूट पदों में लिखी गई हैं। क्या चर्याएं संधा भाषा में हैं, दृष्टकूट पदों में लिखी गई हैं जिनके दूरे अर्थ होते हैं। ठेंटन या ठेंटनपा के एक गीत का छायानुवाद देखिए कैसी हैं दृष्टकूट। अब दृष्टकूट पद इन्होंने लिखा और उसका अनुवाद, क्योंकि पद तो वो समझ में आने लायक नहीं है, मैंने यहाँ अनुवाद लिया है। एक छायानुवाद देखिए, मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच है, बहुत ही सघन, घनत्व बहुत है, जन घनत्व, वहां पर मेरी कुटिया है पर पड़ोसी नहीं है। ये हो गया दोहरा अर्थ। कैसे समझेंगे आप कि कुटिया तो सघन बस्ती में है पर पड़ोसी नहीं है। पतीली में चावल का एक कण भी नहीं बचा है पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। पास में कुछ नहीं है, भूखा हूँ, पर जो है लोग आ रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। वैसे तो देखिए जिसके पास कुछ ना हो उसके पास कोई नहीं आता। ये यहाँ भाव, जीवन का प्रवाह तेजी से बहता जाता है पर क्या एक बार दूह लिया गया दूध वापस थनों में लौट सकता है? क्या जो जीवन बीत गया वो लौट सकता है वापस? या बंदूक से चली हुई गोली या धनुष से चला हुआ बाण। गाय जो है बांझ खड़ी है पर एक बैल ब्याया है और एक दिन में 3 बार बाल्टी भर दूध देता है। अब भला कौन सा बैल दूध देता है? लेकिन ये दृष्टकूट पद। हर रोज एक गिद्दड़ शेर से लड़ता है। अब गिद्दड़ शेर से कैसे लड़ सकता है? ठेंटन के इस गीत को विरले ही समझते हैं। तो जितना आप समझे हो उतना ही मैं समझाऊं, और विरले ही समझते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा और अंतर देख लेते हैं। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। लास्ट इनका अंतर देखिए। दोहा कोश परिनिष्ठित अपभ्रंश, और डॉक्टर विवेक शंकर ने लिखा है कि पश्चिमी अपभ्रंश में है, उसे ही को ही परिनिष्ठित अपभ्रंश माना है। दोहा कोश परिनिष्ठित अपभ्रंश में है, चर्या पद अवहट में है, पूर्वी अपभ्रंश में संधा भाषा के दृष्टकूट में रचित चर्याएं दोहरे अर्थ को व्यक्त करती है, और दोहों में मतों का जो है खंडन मंडन है, मिलता है। तो ये भाषा संबंधी अंतर देखिए। दोहा कोश परिनिष्ठित अपभ्रंश और चर्या पद अवहट में रचित है। आगे देखिए अगला हमारा जो प्रश्न होगा 94-95 नंबर। चौपाई दोहों 95 नंबर क्वेश्चन। चौपाई दोहों का कथन है। चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। पूर्वी प्रदेश में जो है बौद्ध सिद्ध मत का प्रचार कर रहे थे। तो एक तो ये बात, और चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है, यानी भाव है सिद्धों की रचनाओं से। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 राहुल सांकृत्यायन, 2 राम कुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, और 4 नंबर ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं कभी ए बोल देता हूँ, कभी 1 नंबर। तो ये तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं पर जो है किसी पेपर में 1 ऑप्शन दिया है, किसी में ए दिया है, ABCD के हिसाब से है, किसी में 1 2 3 4। बस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। अब इसमें आपका कंफ्यूज होना बिल्कुल जायज़ है। चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। सर्वप्पा के विषय में यह कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन 4। देखिए कथन है चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोहा चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिद्ध कवि सरहपा ने सर्वप्रथम प्रयोग इसका किया।
और अपभ्रंश में दोहा जो है काव्य का प्रारंभ जोइंदू की रचनाओं से। और आपको पता है वो कथन भी कि दोहा जो है अपभ्रंश का लाडला छंद है। हिंदी में कड़वक पद्धति थोड़ा और देख लेते हैं। दोहा चौपाई के अतिरिक्त दोहा चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी में सिद्ध सरहपा में मिलता है। हिंदी में कड़वक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले सरहपा ने किया। कड़वक पद्धति, देखिए कड़वक पद्धति के बारे में 6-7 चौपाइयों के बाद एक भिन्न छंद का प्रयोग अर्धाली के रूप में किया जाता है, जैसे तुलसी ने रामचरितमानस में किया है और पद्मावत में जायसी ने किया है। सरहपा के संबंध में और भी मत देख लेते हैं। आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयास सरहपा में दिखाई पड़ता है, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता व हिंदी के प्रथम कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन, समय माना 769 ईस्वी। तो ये दो कथन भी और सरहपा के विषय में महत्वपूर्ण मुझे लगे। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, सहजयान के प्रवर्तक हैं। अब यहाँ पर एक बात, दोहा कोश और चर्या गीत के बाद सहजयान भी मुख्य है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए सरहपा, बी सबरपा, सी लुईपा, डी कण्हपा। तो कौन है सहजयान के प्रवर्तक? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सरहपा सहजयान के प्रवर्तक हैं। अब सहजयान क्या है इसके बारे में समझिए। सहजयान वज्रयान से आगे की मंजिल है। वज्रयान बौद्धों से आरंभ, बौद्धों की वज्रयान शाखा से सिद्धों का जो है आविर्भाव हुआ, और सहजयान जो है वो वज्रयान की से आगे की मंजिल है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, स्वयं को पहचान लेता है, तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती है। तब उसे साधना की आवश्यकता नहीं रहती है। साधना अवस्था में साधक योगी रहेगा, किंतु साधनाओं के पार सिद्ध हो जाएगा जब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। सहजयान की अवस्था को प्राप्त कर लेगा, आत्म साक्षात्कार जब उसे हो जाएगा, तो वह जब तक वह साधना करेगा तब तक तो वह योगी है, और जब साधनाओं के पार हो जाएगा तो वह सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा। और वज्रयान की सिद्धा अवस्था यही है सहजयान। वज्रयान से अगला जो स्टेप आता है वो है सहजयान। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान। वज्रयान से आगे की शाखा सहजयान। सहज जीवन पर बल सहजयान शाखा से है। यहाँ पर वो कर्मकांड वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, साधना की आवश्यकता नहीं रही, आत्म साक्षात्कार हो गए, सिद्धि को प्राप्त हुए। सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरहपा, पहले सिद्ध सरहपा और सहजयान के प्रवर्तक सरहपा। यहाँ देखिए ये कथन मैंने लिए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा इतिहास। आगे देखिए 96 और ये 97 नंबर हमारा प्रश्न है। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब सरहपा के बारे में बहुत कुछ जान लिया है क्लासेज के माध्यम में, पीछे क्वेश्चन आए। अब देखिए 1 नंबर ऑप्शन है वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। 2 नंबर है दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। 3 नंबर उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। 4 नंबर उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। तो कौन सा कथन जो सरहपा है उनके बारे में जो सही नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, बिल्कुल थे। पहले सिद्ध सरहपा तो प्रारंभकर्ता, ये तो कथन सही है, हमें गलत देखना है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल दोहा कोश जो है सरहपा की प्रसिद्ध रचना है।
उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ है भाषा सरल? दृष्टकूट पद हैं, संधा भाषा है। संधा भाषा से कई विद्वान अर्थ लगाते हैं जिसकी कुछ समझ आए। जैसे संध्या के समय हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार सिद्धों की भाषा भी कहीं कुछ समझ में आती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आती है। कुछ विद्वानों ने ये अर्थ भी लगाया है संध्या भाषा से। तो ये कथन होगा गलत और यही जो है सही नहीं है। उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए अंत साधना पर जोर दिया, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर जोर दिया, पाखंडों पर जो है उनका खंडन किया है, विभिन्न जो कर्मकांड है उनका खंडन किया है, पंडितों को फटकार लगाई है। सरपा खुद ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को फटकार लगाई है उन्होंने। देखिए, दोहा को सरपा की सर्वाधिक चर्चित रचना है जिसका संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने। वर्तमान में सरहपा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। इनके कुछ पद मिलते हैं जिनका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है, ये बात याद रखिए। अगर इनकी रचना मिलती तो पहले, अगर हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है तो पहली रचना भी सरहपा की होती हिंदी की, वो हम देवसेन की श्रावकाचार पढ़ते हैं। तो इनके मुक्तक मिले हैं और उन्हीं का संपादन मुक्तकों का दोहा कोश के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने कर दिया। अब एक देखिए, प्रबोध चंद्र बागची के संपादन वाले दोहा कोश में भी सरहपा के कुछ पद संकलित हैं। एक दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने 1917 में किया, उसमें भी सरहपा के कुछ पद हैं, उसमें कई सिद्धों के पद हैं, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने केवल सरहपा के पदों का संकलन किया है। राहुल सांकृत्यायन ने सभी सिद्धों के पदों का संकलन तो हिंदी काव्य धारा के नाम से किया है। तो प्रबोध चंद्र बागची वाले में सरपा, तिलोप्पा, कण्हप्पा के पदों का संकलन किया गया है। तो दोहा कोश जिसका संकलन किया राहुल सांकृत्यायन ने, वो है रचना सरहपा की। संत साहित्य का बीज सरहपा में दिखाई देता है। सरहपा ने मुख्य रूप से गुरु सेवा, पाखंड विरोध इत्यादि का वर्णन किया। इन्होंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। जो सिद्ध साहित्य है उसमें हमने विस्तार से सरहपा को पढ़ा था। तो सरहपा का काव्य खंड काव्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इन्होंने मुक्तक लिखे। तो ये हो गया 3, ये तो सही हो गया कथन। अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो 98वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा है? आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? देखिए, परंपरा काव्य की चली सरहपा से, नाथ पंथ से होते हुए हठ योग का पलवन हुआ और आगे चलकर किस कवि में जो है हठ योग का पलवन आगे चलकर हुआ? तो 1 नंबर ऑप्शन जायसी, 2 नंबर तुलसी, 3 नंबर कबीर और 4 नंबर देवसेन। तो बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उत्तर होगा इसका 3 कबीर। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर जो है वो कबीर की रचनाओं में होता है, संत साहित्य में होता है। संपूर्ण संत साहित्य में होता है, चूंकि प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और कबीर ही जो मुख्य संत कवि हैं। तो यहाँ ऑप्शन होगा कबीर, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिद्धों की संधा भाषा नाथों की वाणी से पुष्ट होकर कबीर की उलट बांसी के साथ साथ नानक, दादू, मलुक दास में प्रवाहित हुई। इनके चर्या गीत विद्यापति सूर के गीति काव्य के आधार हैं, गाए जाते थे चर्या गीत। दोहा और चर्या गीत संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में रूपांतरित हुए। तो ये देखिए, आगे चलिए 99 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, 100 कर देंगे आज। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। शून्य का पूरक तत्व कौन सा था? तो ए है वज्र,
बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। तो शून्य का पूरक तत्व जो माना जाएगा वो होगा, उत्तर देखिए इसका ऑप्शन 1 वज्र। क्या है देखिए, वज्र को हम समझते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है और यह जो है वज्र शब्द अमरत्व का साधन था हिंदू विचार पद्धति में। हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्रपाणी को यक्षों का देवता मानते हैं। वज्र इंद्र का आयुध था, हथियार था, उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। एक वज्र ये भी था, एक ऋषि थे, उन्होंने इंद्र को दिया था अपने शरीर से बनाकर। वज्र को मणि भी कहते थे, जो ऐश्वर्य का बोधक था, एक वज्र। बाद में वज्र जो है, वज्र का अर्थ बोधों का शून्यवाद हो गया। बुद्ध को वज्र स्तव की संज्ञा मिली है। किसकी संज्ञा मिली है? वज्र स्तव की। यह अमरत्व का साधन था। तो देखिए यहाँ डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं बाद में वज्र का अर्थ जो है बोधों का शून्यवाद हो गया। तो शून्य का पूरक तत्व क्या होगा? पूरक तत्व जो होगा वो वज्र होगा। आगे चलिए 100 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए डिंगल, बी अपभ्रंश, सी अवहट, डी संधा। क्या कहा जाता है भाई सिद्धों की भाषा को? तो उत्तर लगाइए, मैं आपको आंसर बताता हूं इसका। सिद्धों की भाषा को ऑप्शन डी संधा भाषा कहा जाता है। संधा या संध्या भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से सिद्धों की भाषा। मुनि अद्वैय वज्र व मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संधा अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है, क्योंकि यह अपभ्रंश व हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है। संधि काल की भाषा तो संधा भाषा, कुछ तो पल्ले पड़ती थी और कुछ जो है पल्ले नहीं पड़ती थी, संधि काल की है। और कुछ विद्वान कहते हैं जैसे संध्या के समय हमें कुछ चीज़ें, गोधूली के समय कुछ चीज़ें दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई, अस्पष्ट सी हो जाती है चीज़ें, तो उसी तरीके से संध्या भाषा में हमें कुछ जो समझ आता है कुछ समझ में नहीं आती है। तो संध्या भाषा अंत साधनात्मक अनुभूतियों को प्रतीकित करने वाली भाषा है और चर्यापद लिखे गए हैं इसमें, क्योंकि ये अंत साधनात्मक अनुभूतियों और रहस्यवादिता को प्रतीकित करने वाली भाषा है। विधु शेखर शास्त्री का मत है मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। संधिकाल की भाषा के कारण भी ऐसा भाषा मानी जाती है। तो आगे देखिए, हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा कहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने आलो आंधारी भाषा कहा। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं को जो है बोधगान और दूहा नाम से बांग्ला भाषा में जो है संपादित किया, संकलित किया। तो सिद्धों की भाषा को आलो अंगारी भाषा कहा, जिसका अर्थ है अंधेरे में उजाला। आलो उजाला और अंगारी अंधारी मतलब अंधेरे में उजाला। सिद्धों की भाषा में उलटबांसी शैली का रूप मिलता है। उलटबांसी जो आगे जो है हिंदी साहित्य में उलटबांसियाँ सिद्धों की देन है। आगे नाथ साहित्य और फिर जो है संत साहित्य में कबीर में उलटबांसियाँ बहुत मिलती हैं। एक चंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। तो वही है, पहले पूत पीछे भई माई और गुरु के चेला लागे पाई। वही उलटबांसियाँ जिनके उल्टे अर्थ। इनकी रचनाएं जो हैं शांत एवं श्रृंगार रस प्रधान है। ये भी देख लिया हमने कि इनकी रचनाएं जो हैं। अब 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, लेकिन एक और देख लेते हैं सिद्धों का, फिर कंप्लीट हो जाएगा। 101 नंबर है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है सिद्ध साहित्य का झुकाव जो है सहज साधना की ओर है। बी है सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है।
डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया है, बिल्कुल जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से। तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, उत्तर देखते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव जो है सहज साधना, सहज साधना सहज यान की ओर है, की तरफ है, मतलब है, बिल्कुल है, सही है। हमें सत्य कथन नहीं है, वह हमारा उत्तर होगा। तो यह तो सत्य है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा, भी सत्य है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई, बिल्कुल हुई, सी भी सही। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, पृथ्वीराज रासो थोड़े ही है, पिंगल भाषा भी नहीं है, शैली है। तो डी ऑप्शन जो है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन जो हुआ वो संध्या भाषा मानी है विद्वानों ने, संध्या या संध्या भाषा। तो 101 क्वेश्चन पे आज यहीं पे हम जो अपनी क्लास को विराम देते हैं। शेष रहे प्रश्न जो है हम अगले भाग में लेकर आएंगे और यह श्रृंखला जो है निरंतर चलती रहेगी। और उधर हम भक्ति काल पढ़ेंगे विस्तार से, फिर भक्ति काल के जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं वो देखेंगे, और सारा साहित्य के पढ़ने के बाद जो नेट और जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं नेट के पेपर हम हल करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कोई त्रुटि बोलने में, कहीं लिखने में कुछ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।